एक गांव में पिंकी नाम की बंदरिया अपनी मम्मी चंपा लोमड़ी और पापा चिंकू हाथी के साथ रहती थी। पिंकी की मम्मी चंपा बहुत ही सुंदर थी, साथ ही वो बहुत अच्छा मेकअप करना भी जानती थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। पिंकी भी जब जब मम्मी को मेकअप करते देखती तो उसका भी मन मेकअप करने का करता। एक दिन जब वो बाजार जा रही थी तो उसकी मम्मी अपना मेकअप करने लगी। तब पिंकी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी मेकअप करना है और आपके जितना सुंदर बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो और छोटे बच्चों को मेकअप नहीं करना चाहिए। ये तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए है, इसलिए कभी भी इसको यूज नहीं करना। जब बड़ी हो जाओगी तब मेकअप लगाना। पिंकी मम्मी की बात मान जाती है और उनके साथ बाजार जाती है। बाजार में पिंकी को उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक दोस्त मिल जाती है जिसका नाम चुनमुन खरगोशनी था। चुनमुन भी अपनी मम्मी के साथ बाजार आई हुई थी। अरे पिंकी मम्मी, आप हैं? आप तो मेकअप में बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। अरे आप भी चुनमुन की मम्मी, इतनी भी कहाँ सुंदर लग रही हूँ मैं। नहीं पिंकी की मम्मी, आप भला की खूबसूरत लग रही हैं। लाइए मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कहकर चुनमुन की मम्मी चुनमुन को लेकर वहाँ से चली जाती है और पिंकी अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चुनमुन स्कूल में अपने सभी दोस्तों से पिंकी की मम्मी के बारे में बात करती है। अले शीमा, पता है पिंकी की मम्मी बहुत ही सुंदर मेकअप करना जानती है। कल जब हम उसकी मम्मी से बाजार में मिले तो मेरी मम्मी तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। पिंकी तेरा अच्छा है, तेरी मम्मी कितनी सुंदर है। हाँ वो तो है, मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर है। वैसे पिंकी, तुम्हारी मम्मी ने कोई पार्लर का कोर्स किया है क्या, या उन्हें खुद ही ये सारा मेकअप करना आता है? मेरी मम्मी को मेकअप करने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने ये सब खुद से ही सीखा, किसी पार्लर से नहीं। अरे वाह, काश मेरी भी मम्मी पिंकी की मम्मी जैसी होती। सभी की बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और घर जाकर सोचती है, मेकअप के बाद हम बहुत सुंदर हो जाते हैं ना, जैसे मम्मी हो जाती है। और सभी मम्मी की कितनी तारीफ करते हैं। क्यों ना मैं भी एक बार मेकअप करके देखूं, मैं भी फिर मम्मी जितनी सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी मम्मी रसोई में खाना बना रही है। तो वो चुपके से मम्मी के कमरे में चली जाती है और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मम्मी का मेकअप इस्तेमाल करने लगती है। एक एक करके वो क्रीम, फाउंडेशन, ब्लशर, हाइलाइटर, फेस पाउडर सब लगा लेती है और फिर बारी आती है आईलाइनर की। मम्मी आईलाइनर को अपनी आंखों पर लगाती है जिससे उनकी आंखें और सुंदर हो जाती हैं। मैं भी इसे लगा लेती हूँ, मेरी आंखें भी बहुत सुंदर हो जाएंगी। पिंकी ऐसा सोचकर जैसे ही आईलाइनर आंखों पर लगाती है वैसे ही आईलाइनर उसकी आंखों में चला जाता है और वो अपनी आंखें मसलने लगती है और उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। मम्मी मम्मी मेरी हेल्प करो, पिंकी चिल्लाती है और उसकी आवाज उसकी मम्मी सुन लेती है और भागते हुए उसके पास आती है। अरे पिंकी, ये तेरे चेहरे का क्या हाल हो गया? पिंकी मम्मी को सब सच सच बता देती है। मम्मी उसका मुंह साफ करती है और उसकी आंखें धुलवाती है और उससे कहती है, पिंकी मैंने आपको मना किया था ना कि मम्मी का मेकअप यूज नहीं करना। बच्चा, मेकअप आपके लिए नहीं होता, यह बड़े लोगों के लिए होता है और आप तो अभी बहुत छोटे हैं और वैसे भी इसमें बहुत केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन खराब कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मी, आज के बाद नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पिंकी मम्मी से सॉरी कहती है और वो समझ जाती है कि मम्मी जो कहती है तो हमारी भलाई के लिए ही कहती है, इसलिए उनकी बात जरूर माननी चाहिए। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या? सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। एक दिन मोना शेरनी, जो कि चिंटू और निमकी की मम्मी है, वह काम कर रही थी तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी, वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है, चलो ना उसे खोल कर देखते हैं आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो, चलो। ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है, मैंने मना किया ना तुम्हें। जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, चलो। जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो। मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है? चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी, इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है,
इसे खोलकर दिखाओ मुझे, इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो। ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम्हें इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और ननकी लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा, तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी ननकी वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब ननकी अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया, अब साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ ननकी, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा।
आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है।